चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके पोस्टुलेट डिस्कस करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों, याद रखना। सर यस, बोलो बोलो भाई, किसी को कुछ पूछना है? सर मुझे बोलना था सर, वो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड और फिर वो बॉन्ड एंगल जो रहता है ना, वो सब भी बताओ, क्योंकि एमसीक्यू बहुत आ रहे थे उसके बीच में, टॉपिक्स में, आयोनिकेशन में। हाँ अक्षय, एक बार टॉपिक स्टार्ट होने दे तो जरूर बताऊंगा वो टॉपिक। ठीक है। ओके सर। ठीक है बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस करेंगे आज की क्लास में हम लोग। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली बताता क्या है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मेन पर्पस क्या है, क्यों ये थ्योरी। सर यस। सर वीएसीपीआर थ्योरी में एक ही है ना, केस वन एंड केस टू कंपाउंड कंटेनिंग लोन पेयर, वहीं तक है ना बस? हाँ, उधर तक है। हाँ सर, ओके। यस, किसी और को कुछ पूछना है बच्चों? स्टार्ट करें। यस, वीएससीपीआर थ्योरी के बारे में मैं बता रहा था। वीएससीपीआर सॉरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बता रहा था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बच्चों, ये क्यों पढ़ना जरूरी है वो पहले समझते हैं। ये क्यों हमारे, ये क्या चीजें हम लोग को एक्सप्लेन करती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग को बताता है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। ये थ्योरी को ओरिजिनली बताने वाले हिटलर और लंदन थे। बाद में इसको और फर्दर डेवलप किया पॉलिंग और स्लेटर ने, बट इसका क्रेडिट इन लोग को ज्यादा ज्यादा है, हिटलर और लंदन को। तो हिटलर और लंदन ने इसके बारे में इनिशियली सिर्फ बताया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता क्या है। ये हो जाता है हिटलर और लंदन की डेवलप थ्योरी है। फर्दर इसको इम्प्रूव किया पॉलिंग और स्लेटर ने। तो बच्चों, ये थ्योरी को समझने के लिए अपने को कुछ अजम्पशंस करने पड़ेंगे जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने अज्यूम किया है, जो ये दो साइंटिस्ट लोगों ने अज्यूम किया था। ठीक है बच्चों, ख्याल रखना है, अपने आप को म्यूट रखना है सभी को। जब कुछ पूछना हो तो ये अनम्यूट करो। ठीक है, ध्यान देना सारे पॉइंट्स के ऊपर। जब मैं कुछ पूछूं तो उसका जवाब देने के लिए मैं अपने आप को अनम्यूट कर सकता हूँ तुम लोग। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये बताता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से एक कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनता है जब दो एटम के हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं। तो ये पॉइंट लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे। अ कोवैलेंट बॉन्ड, दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसको मैं पहले हेडिंग डाल देता हूँ, पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी। ठीक है, सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है, सबसे पहला असम्पशन क्या है कि अ कोवैलेंट बॉन्ड is formed due to overlapping postulates means assumptions, यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं प्रियंका। ठीक है, a covalent bond is formed due to overlapping of half filled valence orbitals। हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया सभी को पढ़ के। यस सर। यस सर। ठीक है, so when half filled valence orbital of one atom, one atom overlaps with half filled, half filled मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, when half filled valence orbital of one atom
overlaps with half filled valence orbital of other atom, then a covalent bond is formed. तो एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। वैलेंस ऑर्बिटल का मेरा मतलब क्या है, देखो वैलेंस, जिस तरह से वैलेंस ऑर्बिट होता है बच्चों, उसी तरह से वैलेंस ऑर्बिट में सब शेल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो सकता है बच्चों, बताओ जरा। 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। तो हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल होना चाहिए अपना। 1। तो याद रखना, हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल जब एक एटम का दूसरे एटम के एक इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, तो उनके ओवरलैपिंग करने की वजह से एक कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? यस, क्या बोल रहे हैं? यस सर। चलो, जब भी याद रखना बच्चों, जब कभी भी वैलेंस ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, तो जो उनके वैलेंस ऑर्बिटल में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट स्पिन में होगा, तभी ओवरलैपिंग होगी। सेम स्पिन में होगा तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है। द इलेक्ट्रॉन्स इन द हाफ filled valence orbital must have opposite spin, opposite spinning होनी जरूरी है। ठीक है, जैसे कि समझ लो बच्चों, एक एग्जांपल देखो। ये एक ऑर्बिटल है। डंबल शिप कौन से ऑर्बिटल का होता है बच्चों, बताओ जरा। पी पी ऑर्बिट का होता है। पी ऑर्बिटल होता है। ये एक पी ऑर्बिटल है और ये एक है। क्या ये पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है बच्चों, बताओ जरा। यस सर। ये यस हाफ सर। फील्ड पी ऑर्बिटल है और ये दूसरा हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल है। दोनों सेम स्पिन में इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे एरो होता है तो मतलब क्लॉकवाइज स्पिनिंग हो रही है। तो बताओ जरा, ओवरलैपिंग पॉसिबल है क्या यहाँ पे? नहीं सर। यहाँ पे ओवरलैपिंग तो कोई कीमत पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरबिडन, ओवरलैपिंग जो है यहाँ पे फॉरबिडन है। फॉरबिडन मतलब नॉट अलाउड। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक दूसरा ऑर्बिटल ले लेता हूं जिसमें अपोजिट स्पिन है इलेक्ट्रॉन की, ऐसे, तो क्या अब हो सकता है ओवरलैपिंग, बताओ जरा। यस सर। बिल्कुल हो सकता है। और ओवरलैप होके ऑर्बिटल क्या बना लेंगे, एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। अब ये देखो, ओवरलैप हो गए और इस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया और बॉन्ड बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों सभी को? तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका स्पिन अपोजिट होगा, तभी ओवरलैपिंग। पहली पॉइंट क्या बोलती है कि दो ऑर्बिटल, जब दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल दो अलग अलग एटम के जब ओवरलैप होते हैं तो जाके कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं जो ओवरलैप होना चाहते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन जो है वो अपोजिट होनी चाहिए। क्या बात समझ में आ गई बच्चों सभी को? यस सर। यस सर। बढ़िया। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, फिर थर्ड पोस्टुलेट, थर्ड अजम्पशन पे आते हैं। बच्चा, तुम लोग को नहीं लग रहा जब अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन ओवरलैप होंगे तो उनकी स्पिन एक दूसरा इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देगी एक दूसरे का? नहीं लग रहा? मतलब जो भी स्पिन इसका हो रहा था ये उसका अपोजिट स्पिन कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे का स्पिन कैंसिल कर देंगे। राइट? यस सर। स्पिन से मेरा मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है अपनी एक्सिस पे क्लॉकवाइज में, तो दो पोल क्रिएट कर लेता है, नॉर्थ पोल साउथ। और ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में है तो इसका नॉर्थ नीचे होगा, इसका साउथ ऊपर होगा। तो जब दो इलेक्ट्रॉन पैर में आएंगे तो नॉर्थ साउथ को बैलेंस कर देगा और साउथ नॉर्थ को बैलेंस कर देगा, और नेट स्पिन कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ जरा।
जीरो। जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन जब अकेले स्पिन कर रहे थे तो उनका कुछ मैग्नेटिक फील्ड था, उनकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड थी। लेकिन जब दो अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आएंगे, पैर कर लेंगे, तो नेट स्पिन जीरो हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के स्पिन को न्यूट्रलाइज कर देंगे बच्चों। तो याद रखना, जब कभी भी ओवरलैपिंग होती है हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल की, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन जो होते हैं न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ये पॉइंट मैं लिख भी देता हूं। ड्यू टू overlapping of half filled valence orbital, the electron spin gets neutralized। ठीक है बच्चों, याद रखना इलेक्ट्रॉन स्पिन तो न्यूट्रलाइज हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, न्यूक्लियर रिपल्शंस जो हो रहे थे। देखो बच्चों, क्या होता है कि जब दो एटम दूर दूर होते हैं, जैसे कि मैं दो एटम बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ये है दो एटम हमारे पास, एक एटम हो गया और ये हो जाता है एक और एटम। ठीक है, जब दो एटम दूर दूर थे, तो देखो ये एटम का न्यूक्लियस है, एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ जरा। तो ये जो दो एटम है बच्चों, दिख रहे होंगे तुम लोगों को स्क्रीन पे, ये दो एटम के अंदर, एक मिनट, यस, ये दो एटम है समझ लो, इसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे, और इसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे। तो जब दोनों ओवरलैप नहीं हुए तो कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नहीं, जिस वजह से ये प्रोटॉन थोड़ा सा इस प्रोटॉन को रिपेल करेगा और ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों प्रोटॉन सेम चार्जेस के हैं। लेकिन जब अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन जब ओवरलैप कर लेंगे, तो ओवरलैपिंग होने के बाद, बच्चों मैं ऐसे ही बना देता हूँ थोड़ा सा ऑर्बिटल, तुम लोग समझने की कोशिश कर लेना। जब ओवरलैप कर लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे, प्लस चार्ज दोनों बीच में से आ जाते हैं, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और दो न्यूक्लियस के बीच में पहले कम थी, ओवरलैपिंग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच में बढ़ जाती है, और इस वजह से न्यूक्लियर रिपल्शन जो था पहले हो पा रहा था अब नहीं हो पाता। तो अगर रिपल्शन नहीं होगा तो एनर्जी जो होती है ऑर्बिटल की कम होती है। देखो बच्चों, क्या होता है जब दो न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। अगर ये रिपल्शन नहीं होगा तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जो बढ़ रही थी वो बढ़ नहीं पाएगी और एनर्जी रिलीज हो जाएगी और एटम हो जाएंगे स्टेबल। क्या बात समझ में आ रही है? तो पहले क्या हो रहा था कि जब इलेक्ट्रॉन स्पिन पैरिंग नहीं किए थे तो एक एटम के ऑर्बिटल में कम डेंसिटी थी और दूसरे एटम के ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम थी, और इस वजह से दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल कर पा रहे थे। लेकिन जब दो एटम आपस में आके ओवरलैप कर लिए, तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की दीवार खड़ी हो जाएगी, जिस वजह से एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस को रिपेल नहीं कर पाएगा।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने के कारण। और जब रिपल्शन नहीं होगा तो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी और एटम जो होंगे वो स्टेबल हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे क्या हो गया, बिकॉज ऑफ शेयरिंग, बिकॉज ऑफ दिस ओवरलैपिंग, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लिया इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिस वजह से क्या होगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन। और डिक्रीज हो गया इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन तो एनर्जी ऑफ ईच एटम डिक्रीजेस। सर ये जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना? हाँ, एनर्जी जो पहले पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी वो अब डिक्रीज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी सारी रिलीज हो जाएगी उसकी। ठीक है, और जिस वजह से एनर्जी ऑफ ईच एटम डिक्रीजेस एंड दिस स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। डिक्रीज हो जाएगी एनर्जी और स्टेबिलिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। जो चीज मैंने यहाँ पे बताई वो वर्ड्स में भी लिख देता हूँ मैं बच्चों। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियाई increases, which leads to decreased internuclear repulsion and the stability increases। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, कैसे एटम स्टेबल हो जाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान। अगर तुम लोग को जानना है तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है। तो ये थर्ड पोस्टुलेट था। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की। बच्चों देखो, सिंपल सी बात है, अगर एक एटम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कितना बॉन्ड बनाएगा बताओ जरा। एक, दो है तो दो, दो। तीन होगा तो तीन बनाएगा, राइट? तो जितने यस सर। पैड होंगे उतना बॉन्ड बनाएगा। तो यही थर्ड पोस्टुलेट, नेक्स्ट पोस्टुलेट है। विच पॉइंट इज दिस? थर्ड था तो फोर्थ पॉइंट हो जाता है ये। फोर्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है कि द in an atom, if it possesses more than one unpaired electron, then it can form more than one bond। ठीक है, in if an atom contains more than one unpaired electron, then it can form more than one bond। Basically what this point means to say is number of unpaired electrons is equal to number of covalent bonds। क्या बात समझ में आ गई बच्चों? जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा बॉन्ड। अगर 10 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 10 बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके हिसाब से बॉन्ड बनेगा। बच्चों याद है तुम लोग को मैंने इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के बारे में कुछ बताया था, याद आ रही है सभी को बात ये? हाँ यस सर। सर। याद रखना है, एक कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है हमेशा इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे बनता है। ये भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करता है। मान लो जरा एक एटम है जिसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सेंटर में ले लेता हूँ इसको थोड़ा मैं। तो ये एक एटम है, इसका न्यूक्लिया है ये। ठीक है, और ऐसा ही मैं एक और दूसरा एटम ले लेता हूँ। ठीक है, तो बच्चों जब दो एटम होते हैं
तो उनके पास उनका प्रोटॉन है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो ये जो प्रोटॉन है अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, बताओ जरा। अट्रैक्ट। अट्रैक्ट। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैसे ही जब एटम एक एटम दूसरे एटम के पास जाता है तो उसके प्रोटॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करने लगते हैं। वैसे ये जो पहले एटम का इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एटम का भी प्रोटॉन उसको अट्रैक्ट करने लगेगा, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। तो ये जो टोटल ग्रीन लाइन में देख रहे हो तुम लोग, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। याद रखना, जब दो एटम पास आते तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ने लगते हैं, लेकिन साथ ही साथ में रिपल्सिव फोर्सेस भी बढ़ने लगते हैं। ठीक है, ये रिपल्सिव फोर्सेस को मैं ब्लू वाले डॉट से बता रहा हूँ। तो अट्रैक्टिव फोर्स भी है, रिपल्सिव फोर्स भी है। अगर एटम दूर रहेंगे बच्चों, तो बताओ दोनों में से कोई भी फोर्स प्रेजेंट रहेगा क्या एटम के बीच में? नो कोई भी नो सर। ना अट्रैक्टिव फोर्स होगा ना रिपल्सिव फोर्स होगा। जब दोनों एटम बहुत पास में रहेंगे, मतलब ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ में रहेंगे, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम रहेंगे और रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हो जाते हैं। समझ में आ रही है क्यों बात? जब दो एटम पास में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जैसे कि ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, एक दूसरे के बहुत पास है, तो प्रोटॉन बहुत पास है और ये रिपल्सिव फोर्सेस प्रोटॉन के बीच में बहुत ज्यादा होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो पास रहना भी प्रॉब्लम है कि रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा है, तो बहुत पास रह के भी बॉन्ड नहीं बन सकता। और दूर रहेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी नहीं है, रिपल्सिव फोर्सेस भी नहीं है, तो वहां पे भी बॉन्ड नहीं बन सकता। तो किस डिस्टेंस पे बॉन्ड बनेगा बच्चों? वो डिस्टेंस, जैसे से एटम, समझ लो ये एटम है दूर दूर, इनको बहुत पास रहने से बॉन्ड नहीं बन सकता और बहुत दूर रहने से भी बॉन्ड नहीं बन सकता। तो जैसे से एटम ये एक दूसरे के पास आएंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी बढ़ेगा और रिपल्सिव फोर्सेस भी बढ़ेगा। तो एक ऐसा डिस्टेंस होगा बच्चों जहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे रहेंगे। वो डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, और उसी डिस्टेंस पे बॉन्ड बनता है। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्या होता है? यस सर। यस, आई होप सब लोगों को समझ में आ गया। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज मेरे को लिख के बताओ, तो मैं बता दूंगा वापस से। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जिस डिस्टेंस पे नेट अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब वो जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं और ब्लू वाले बॉन्ड्स जो है, वो दोनों का वैल्यू एक जितना हो। मतलब जितना अट्रैक्शन हो रहा है, जितना रिपल्शन हो रहा है, वो दोनों सेम हो, तो एटम जो होता है अपने बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो याद रखना उसी डिस्टेंस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का मतलब। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम, between bonded atom is the distance at which net attractive and repulsive forces क्या करते हैं बच्चों? एक दूसरे को फोर्सेस, बैलेंस। हाँ, balances each other। हाँ, अब मैंने पोस्टुलेट तुम लोग से पहले डिस्कस किया है क्या? सारे नहीं सर, पोस्टुलेट ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आपने कोवेलेंट बॉन्ड के स्टार्टिंग में बताया था, फर्स्ट पॉइंट। वो बॉन्ड पैरामीटर में बताया रहेगा मैंने। ठीक है, हाँ, वही बॉन्ड पैरामीटर्स में। ठीक है, वापस से एक बार देख लेते हैं क्या उसमें क्या हर्ज है। चलो, तो ये याद रखना, बैलेंस करते हैं। याद रखना बच्चों, एट दिस डिस्टेंस इक्विलिब्रियम। बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। बच्चों म्यूट कर लेना अपने आप को। एट दिस डिस्टेंस बॉन्ड फॉर्मेशन occurs and the energy of atoms
is minimum and stability is maximum. मैक्सिमम, तो ये चीज आती है। जो थोड़ा इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को ग्राफ से समझे, ग्राफिकली थोड़ा समझते हैं ग्राफ से। चलो फोर्थ पॉइंट में क्या हार्ड है भाई? फोर्थ पॉइंट किसको नहीं समझा? फोर्थ पॉइंट एकदम आसान है भाई, बोलता है कि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना बॉन्ड बनेगा। वो तो सिंपल सी बात है, एक अनपेयर्ड है तो एक बॉन्ड बनेगा, दो अनपेयर्ड है तो दो बॉन्ड बनेगा, 10 अनपेयर्ड है तो 10 बॉन्ड बनेगा। सिंपल सी बात है, फोर्थ पॉइंट में क्या इतना डिफिकल्ट है? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये ग्राफ है जहाँ पे मैं यहाँ पे टोटल एनर्जी लिख रहा हूँ, टोटल एनर्जी ऑफ एटम्स, और यहाँ पे डिस्टेंस ले लेता हूँ एक्स एक्सिस पे। इनिशियली क्या था, डिस्टेंस बहुत कम था एटम के बीच में, बहुत कम मतलब एटम्स बहुत पास पास में थे, कुछ इस तरह से। ये एक एटम है और ये दूसरा एटम। तो बताओ बच्चों एनर्जी क्या रहेगी? छोटी रहेगी, कम रहेगी, ज्यादा रहेगी कि कम रहेगी? बताओ, जब एटम बहुत पास है क्या लगता है, एनर्जी कम रहेगी कि ज्यादा? ज्यादा रहेगी ना सर, ज्यादा रहेगा। फिर वो ज्यादा। फिर स्टेबल ज्यादा नहीं क्यों रहेगा, रहेगी? ज्यादा क्यों रहेगी? स्टेबल नहीं रहेगा ना उसका उसमें, स्टेबिलिटी कम स्टेबिलिटी कम है, बढ़ जाएगा एनर्जी टाइम ज्यादा। मूवमेंट। नहीं नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि पास होने पे स्टेबिलिटी कम क्यों हो जा रही है। बिकॉज रिपल्शन। रिपल्शन भी उतना रिपल्शन होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन, यस, न्यूक्लियस न्यूक्लियस का। वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चों जब एटम्स बहुत पास होते हैं तो उनके न्यूक्लियाई एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली रिपेल करते हैं, और इस वजह से उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा इनकी टोटल एनर्जी रहेगी। लेकिन जब जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो वैसे वैसे रिपल्सिव फोर्सेस डिक्रीज होंगे, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे एनर्जी, एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जहां पे एनर्जी जो है जीरो वैल्यू टच कर लेगी। क्या समझ में आ रही है बात बच्चों सभी को? वो यस सर। पॉइंट अपना इक्विलिब्रियम डिस्टेंस हो गया। इसी पॉइंट पे बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, इस पॉइंट पे। ठीक है, इसके बाद अगर एनर्जी नेगेटिव होगा तो बोनस है, लेकिन इस पॉइंट पे नॉर्मली, एक सेकेंड ना, इस पॉइंट पे बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर दें, तो इसके लिए एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन इसी पॉइंट पे बॉन्ड बनना चल जाएगा बच्चों। और एटम जब बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे तो एटम जो होंगे अनस्टेबल होने लगेंगे, एनर्जी थोड़ी सी ऐसे बढ़ जाएगी। ठीक है, जब पास थे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से और रिपल्सिव फोर्सेस इस रेंज में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, तो बॉन्ड फॉर्मेशन इसी रेंज में होगा, और इसी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग? इक्विलिब्रियम। यस एनीवन? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बोलेंगे, और इसी रेंज में तुम लोगों का बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर। ग्राफ जैसे जैसे यस सर। लेके जाओगे एनर्जी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होके मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और जब एटम बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे तो उन एटम की ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, इस वजह से उनका वापस से डिस्टेबलाइजेशन होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी उन लोगों में। ठीक है, और जो पॉइंट जीरो पे जहां पे एनर्जी का वैल्यू मिनिमम था, बैलेंस कर रहे थे एक दूसरे को, या फिर नेगेटिव था, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। तो इस तरह का कुछ ग्राफ हो जाता है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये पॉस्टुलेट, ये पॉइंट नंबर 5 था अपना। नेक्स्ट पॉस्टुलेट देखते हैं। देखो बच्चों, एक एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन पैर में प्रेजेंट है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है लेकिन पैर में, तो क्या वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं। नहीं कर सकता। नहीं। लेकिन अगर मैं किसी तरह से उस एटम को, उस इलेक्ट्रॉन को अनपैर कर दूं तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो याद रखना बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स present in pairs, present in pairs in valence shell cannot participate in bond formation। ये तो पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा, पैर में है तो नहीं पार्टिसिपेट कर सकता। However, in an atom
in an atom if one or more valence vacant orbital are present, then the paired electron can unpair themselves and then participate in hybridization. Participates इन हाइब्रिडाइजेशन. इस पॉइंट को समझते बच्चों एक एग्जांपल से, एक डायग्राम से. हाइब्रिडाइजेशन नहीं, बॉन्ड फॉर्मेशन. फिर बॉन्ड फॉर्मेशन में लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल देखते हैं. ये एक ऑर्बिटल है और ये कुछ और ऑर्बिटल्स है. ठीक है. इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है और ये p ऑर्बिटल मान लेते हैं इसको हम लोग. इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. अच्छा बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में? नहीं. सर कैन नॉट पार्टिसिपेट. सर वो निकल के, यस. सर ये एक इलेक्ट्रॉन निकल के उसमें क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 3 मतलब जो भी रहेगा शेल नंबर तो सेम रहेगा ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अभी तो फिलहाल ग्राउंड स्टेट में है. हाँ भाई. एक मिनट. अच्छा समझा. ये वाला देखो बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या इसके अंदर? हाँ कर कैरी सकते के हैं. अंदर कर सकते हैं. दे कैन पार्टिसिपेट. ठीक है. बट ये पॉइंट क्या बोलता है बच्चों, अगर एक एटम के अंदर एक या फिर एक से ज्यादा वेकेंट ऑर्बिटल है और थोड़ी सी मैं एनर्जी दे दूं ऑर्बिटल्स को, तो paired इलेक्ट्रॉन जो है, दे कैन कॉज अनपेयरिंग ऑफ देमसेल्फ, दे कैन अंडरगो अनपेयरिंग एंड they can unpair themselves and then they can participate in bond formation. देखो जरा कैसे अनपेयर कर रहे हैं. थोड़ी सी अगर मैं इसको एनर्जी दे दूं इस ऑर्बिटल को, तो ये ऑर्बिटल अपने एक इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कर सकता है वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर. याद रखना कंडीशन क्या है, तुम्हारे पास वेकेंट या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए. इस फेनोमेना को तुम लोग बोल सकते हो अनपेयरिंग या फिर इसको बोल सकते हो एक्साइटेशन. ठीक है, एक्साइटेशन. अनपेयरिंग या फिर एक्साइटेशन बोल सकते हो. क्या होगा बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन अपने आप को अनपेयर करेगा. जो पहले पैर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था, वो अब अनपेयर करने के बाद बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है. ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन. बताओ बच्चों, अब ये पार्टिसिपेट कर सकता है क्या? Yes. बाकी के चारों, बाकी के Yes. ऑल कैन पार्टिसिपेट नाउ. समझ में आ गई बात? सर सब एटम के अंदर वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे ना? अगर होंगे तो होगा ये फिनोमेना. अगर उसके ऑर्बिट में वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो वो अपने आप को अनपेयर नहीं कर पाएगा और फिर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा. ठीक है मतलब सर ऐसे भी केसेस है लाइक एक एटम में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा? ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. क्या हम लोग डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब आगे डिस्कस करेंगे. सर ये डिपेंड करता है ना शेल पे, अगर ये 3s रहेगा और ये 4p रहेगा तो नहीं जा सकता. जैसे कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उसमें जनरली नहीं हो पाता एक्साइटेशन. ठीक है, उस केस में एक्साइटेशन नहीं हो पाता क्योंकि 3D ऑर्बिट जो होता है लोअर लेवल पे होता है और नेक्स्ट ऑर्बिट जो होते हैं हायर लेवल पे होते हैं. इनर ऑर्बिटल फील्ड होते रहता है. बच्चों इस चीज को थोड़ा सा डी ब्लॉक पे छोड़ते हैं. तुम लोग जब डी ब्लॉक पे आओगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे समझ में आएंगे. फिलहाल मेन पोस्टुलेट के पॉइंट देखो. पोस्टुलेट का पॉइंट क्या बोलना चाहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स में है तो उन लोग बॉन्ड फॉर्मेशन में कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर तुम्हारे ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं या फिर तुम्हारे ऑर्बिट के अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, तो ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने आप को अनपेयर कर सकते हैं और फिर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. क्या ये पॉइंट समझ में आ गया सभी को? यस सर. यस सर. बच्चों Yes, को भाई हाथ रेस करके बता दे जरा. क्या बोला सर आपने? जिन बच्चों को समझ में आ गया प्लीज रेज योर हैंड. चलो 50 में से 9-10 लोग को तो समझ में आ गया कम से कम.
यस, चलो ठीक है, 17 लोगों को समझ में आ गया। बाकी के लोग जिसको नहीं समझ में आया लेट मी नो, मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पॉइंट सिर्फ इतनी सी है कि पैर में है तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिंगल है तो ही पार्टिसिपेट करेगा। पैर वाले लोग ऐसा नहीं कि कभी नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, बट उन लोग को सिंगल होना पड़ेगा, और सिंगल तभी होंगे जब एम्प्टी ऑर्बिटल होगी तभी। ये फिनोमेना को बोलते हैं अनपेयरिंग और एक्साइटेशन। तो जब कभी भी पैर में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अपने आप को अनपेयर करते हैं और फिर ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बच्चों याद रखना, जब कभी भी एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है दो ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, तो ऑर्बिटल किसी भी डायरेक्शन से ओवरलैप कर सकते हैं, बट ऑर्बिटल दोनों एक ही टाइप के होने चाहिए, एक ही सिमेट्री में होने चाहिए, तभी जाके। ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिख सकता हूँ, ड्यूरिंग ओवरलैपिंग और ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ओवरलैपिंग। सर आयोनिक बॉन्ड में ओनली वन डायरेक्शन है ना? और आयनिक बॉन्ड में कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है, तो इनका कोई डिफाइंड डायरेक्शन नहीं होता है। कोई कोवेलेंट बॉन्ड में होता है ना सर? कोवैलेंट बॉन्ड में होता है, फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है। ओवरलैपिंग कैन ऑकर फ्रॉम एनी डायरेक्शन, फ्रॉम एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन से होगा, लेकिन सिमेट्री एक ही होनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं, ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है, पी एक्स है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है इसकी सिमेट्री, और ये भी पी एक्स है, इसके अंदर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग होगा, इनके बीच में ओवरलैपिंग हो सकता है, बिकॉज दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन में, और दोनों ऑर्बिटल जो है एक ही सिमेट्री में, तो ओवरलैपिंग हो सकती है किसी भी डायरेक्शन के थ्रू। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं इस ऑर्बिटल की, ये पी एक्स है, और लेट्स से ये पी जेड ऑर्बिटल है, पी ही ऑर्बिटल है, लेकिन क्या दोनों की सिमेट्री सेम है बच्चों? दोनों एक ही एक्सिस के अलॉन्ग है, बताओ जरा। नहीं। बीच में overlap, इनके बीच में देयर इज नो ओवरलैप। समझ में आ गई पॉइंट? और सर डायरेक्शन का क्या? क्या क्या डायरेक्शन क्या डायरेक्शन? वो भी चेंज हो रहा है क्या? डायरेक्शन तो चेंज हो ही गया ना, यहाँ पे देखो, पी ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, और ये भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही आके बॉन्ड बना रहा है, तो इस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होनी चाहिए थी, दोनों सेम ही डायरेक्शन में ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों की सिमेट्री सेम नहीं है। ठीक है, इसके लिए सिमेट्री सेम नहीं होने की वजह से दोनों ओवरलैप नहीं कर सकते, ड्यू टू डिफरेंट सिमेट्री। लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ड्यू टू डिफरेंट सिमेट्री। ठीक है, मतलब एक ही एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है बच्चों, एक पी एक्स के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, एक पी वाई के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, और एक पी जेड के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। क्या बात समझ में आ गई सभी को? कभी हाँ सर। पी वाई के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा, पी जेड पी वाई के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा, बेसिकली कोई भी अपोजिट वाले के साथ नहीं, सेम सिमेट्री में होना चाहिए। अब किसी भी डायरेक्शन में जोड़ दो, जुड़ जाएंगे हम लोग, लेकिन सिमेट्री दोनों की सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो ये 6 पोस्टुलेट हो गए बच्चों, 6-7 पोस्टुलेट हो गए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, इतने ही पोस्टुलेट है। पहला क्या बोलता है कि एक कोवैलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब दो हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल ओवरलैप हो। दूसरा पॉइंट बोलता है कि ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो अपोजिट होनी चाहिए, तभी ओवरलैपिंग होगी। याद रखना बच्चों। तीसरा पॉइंट बोलता है कि जब कभी भी ओवरलैपिंग होती है तो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिस वजह से न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करना बंद कर देते हैं और स्टेबलाइज हो जाता है, एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, याद रखना, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ही बॉन्ड। ये हमेशा एक बॉन्ड फॉर्मेशन इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे होता है। याद रखना, अगर एटम के अंदर एक भी पैड इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस ऑर्बिटल, तो वो नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन अगर पैड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एम्प्टी ऑर्बिटल भी है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब होकर अपने आप को अनपेयर कर सकता है, और अनपेयर होने के बाद फिर पार्टिसिपेट कर सकता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। और याद रखना, बॉन्ड फॉर्मेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बट द सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल मस्ट बी सेम, orbital must be
ऑफ सेम सिमेट्री। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। चलो, ये चीज समझ में आ गई बच्चों। अगर ये सारे पॉइंट फॉलो हो रहे हैं तो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल कैसे होता है वो समझते हैं। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, नेक्स्ट टॉपिक। चलो, पहले तो मुझे बताओ बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्बिटल्स? सर एक पाथ जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं। क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्पिन होते हैं, वो तो ऑर्बिट में भी होते हैं। तो हाउ ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट? ऑर्बिटल ऑर्बिट दोनों सेम ही टर्म है क्या? नहीं। नहीं सर सर, अगर ऑर्बिट के ऑर्बिट अंदर कमरा है तो ऑर्बिटल्स होते ऑर्बिटल हैं। अलमारी है। क्या क्या वापस बोल। ऑर्बिट के सर अंदर अगर ऑर्बिटल्स होते हैं। सर एक अगर एक ऑर्बिट एक कमरा है तो ऑर्बिटल एक अलमारी है उसमें। अच्छा, ठीक है। सो बेसिकली बच्चों, ऑर्बिटल वो प्लेसेस होते हैं, जब कभी भी कोई पूछे ऑर्बिटल क्या है तो तुम लोग ऐसे बताओ, दीज आर द प्लेसेस और पोजीशंस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। एक एटम जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली घूमते रहता है, तो एक जगह पे टिका नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक जगह पे टिका नहीं है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली घूमते रह रहा है 2.99 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर स्पीड से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि घूम रहा है और मैंने ढूंढने चला गया इलेक्ट्रॉन को, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे, तो वो प्लेसेस जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की गारंटी है, जहां पे मैं ढूंढूंगा तो इलेक्ट्रॉन मिल ही जाएगा, उस पोजीशंस को बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल। सपोज ये वो लोकेशन है, तो वो प्लेसेस को हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स वो जगह होती है, वो पोजीशंस होते हैं और वो लोकेशंस होते हैं जहां पे एक इलेक्ट्रॉन के मिलने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, तो वो प्लेसेस को हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। तो याद रखना, लिख भी देता हूं, द प्लेसेस in an orbit where the probability of finding an electron is maximum। ठीक है, तो ये चीज आती है ऑर्बिटल का फॉर्मल डेफिनेशन। याद रखना बच्चों, एक कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनता है जब ये ऑर्बिटल्स, जो पोजीशन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, आपस में ओवरलैप करें। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड ये हमने अभी पढ़ा ना थोड़ी देर पहले, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट में, वही पॉइंट बता रहा हूँ वापस से। कोवैलेंट बॉन्ड is formed due to overlapping of these orbitals। ठीक है, so due to overlapping of half filled valence orbital there are different types of covalent bonds are formed। ठीक है, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कब होता है बच्चों? ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ हाफ filled valence orbital different types of covalent bonds are formed। तो what are these different types, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, तो दो मेन टाइप्स होता है बच्चों, दो तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। सबसे पहला होता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा को ऐसे दिखाते हैं हम, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप तो हो जाता है सिग्मा बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जब ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो बने। तो एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बने उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं।
लिख देता हूँ डेफिनेशन, फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इसको समझेंगे भी. सो अ बॉन्ड formed due to overlapping of half filled valence orbital half filled valence atomic orbital along internuclear axis, along internuclear axis, axis और axial overlapping. ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड, जैसे बच्चों एग्जांपल देखो, ये एक s ब्लॉक है, ये एक s ऑर्बिटल है और ये एक s ऑर्बिटल है. इसके अंदर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर अपोजिट स्पिन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो क्या है, दोनों ओवरलैप हो सकते हैं? बताओ जरा. यस सर. ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है अटैक करने, और ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही आ रहा है ओवरलैप करने. तो दोनों सेम एक्सिस के अलोंग ओवरलैप कर रहे हैं. जब कभी भी सेम एक्सिस एक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड बने, सेम एक्सियल ओवरलैपिंग के एक ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग होती है, तो जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड. समझ में आ रही है बात? एक और एग्जांपल से समझते हैं तो तुम लोग को ज्यादा समझ में आएगा. ठीक है, ये एक px ऑर्बिटल है और ये एक px ऑर्बिटल है. ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग में और ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग में ओवरलैप कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सेम है. तो जो ओवरलैपिंग होगी और बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलोगे तुम लोग, बताओ जरा. सिग्मा सिग्मा बॉन्ड. बॉन्ड. सिग्मा। तो यहाँ पे देखो ये बन गया सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, उसी तरह से तुम लोग एक s ऑर्बिटल ले लो और एक p ऑर्बिटल ले लो. ये ले लिया मैं s ऑर्बिटल और ये मैंने ले लिया p ऑर्बिटल. इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग अटैक कर रहा है, ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग अटैक कर रहा है. बेसिकली याद रखना बच्चों, सिग्मा बॉन्ड तभी बनता है जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, तो बोलते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, तो ये देखो, ये s ऑर्बिटल, ये तुम लोगों का p ऑर्बिटल, और दोनों हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड बन रहा है बताओ जरा. सिग्मा बॉन्ड. बच्चों यहाँ पे दो s ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसको कौन सा ओवरलैपिंग बोलोगे, ss ओवरलैपिंग. नीचे वाले को क्या बोलोगे बताओ जरा. पीपी ओवरलैपिंग. pp ओवरलैपिंग. वेरी गुड. और उसके नीचे वाले को क्या बोलोगे, SP ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग. वेरी गुड. ठीक है, तो ये तीन तरह के सिग्मा बॉन्ड होते हैं. यहाँ पे SS सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे PP सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पे कौन सा बन रहा है, SP सिग्मा बॉन्ड. क्या बात समझ में आ गया? तीन तरह के सिग्मा बॉन्ड. बच्चों याद रखना, सिग्मा बॉन्ड हमेशा यही तीन टाइप के होंगे, s और p ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं. तो अब जरा बात करते हैं दूसरे टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड की, जिसको हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं. ठीक है, तो पाई बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं होता, जिसमें लैटरल ओवरलैपिंग या फिर साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं होता बच्चों, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होता है. सो द बॉन्ड formed due to sideways, sideways बोलो चाहे lateral overlapping of half filled valence orbital is called pi bond. ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल देखो, याद रखना बच्चों,
पाई बॉन्ड जो होता है एस एस ऑर्बिटल में कभी नहीं देखने को मिलेगा। हमेशा पाई बॉन्ड जो होता है पी ऑर्बिटल या फिर उससे बड़े डी या फिर एफ ऑर्बिटल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये है एक पाई बॉन्ड, एक पी ऑर्बिटल है जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा पी ऑर्बिटल है जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दोनों हेड ऑन ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। एक सेकेंड, देखो इनका हेड तो इधर है ऊपर के साइड में, तो जब जेड पी जेड ऑर्बिटल बोलता हूं मैं इसको, पी जेड इसको भी बोल देता हूं, जब एक पी जेड दूसरे पी जेड के हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता तो सिग्मा बॉन्ड बनता। लेकिन यहाँ पे कैसा ओवरलैपिंग हो रहा है बच्चों, मैं कर देता हूँ फिर तुम लोग देख के बताओ कैसे ओवरलैपिंग हो रहा है। ये देखो कैसे ओवरलैप करने को, Literally. साइड वेज ओवरलैपिंग हो रही है ना यहाँ पे। तो साइड वेज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बन रहा है इसको कौन सा बॉन्ड बोला जाएगा बताओ जरा, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड एस ऑर्बिटल में कभी ऑब्जर्व नहीं, कभी नहीं मिलेगा। पाई बॉन्ड तुम लोगों को हमेशा पी डी या फिर एफ ऑर्बिटल्स के अंदर देखने को मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीपी ओवरलैपिंग, राइट। यस। ठीक है, और ये पीपी पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये चीज आती है। कुछ भी डाउट इसके अंदर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में? नो सर। देयर इज अ क्वेश्चन हियर, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा बच्चों, क्या लगता है? SS overlapping. सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा या फिर पाई बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज उसके अंदर जो ओवरलैपिंग हो रही है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, सो द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज हाई देयर। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर than pi bonds, stronger than pi bonds due to large extent of overlapping. जितना ज्यादा ओवरलैपिंग उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, ये बात तुम लोगों को याद होनी चाहिए। चलो ये चीज आती है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर लिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। Let's understand electronic configuration. Electronic configuration. बताया मुझे जरा क्या, how will you define electronic configuration? What do you mean by electronic configuration? Distribution of electrons in cell is shown by electronic configuration. Yes. So basically electronic configuration can be defined as the arrangement of electron in an orbit of an atom. Of an atom. एक एटम की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज किया है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये हो जाता है प्रॉपर डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। एक एटम में बच्चों दो तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक होता है बच्चों, पहले देखते हैं कुछ मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, बताओ जरा। 4. 4। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2. 2s2 2p2 क्या क्या है, वापस बोला किसी? 1s2 2s2. 2s 1s2 किसी बच्चे ने 2p4 भी बोला भाई, तो 2p4 नहीं है इसका कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, 1s2 बस काम खत्म, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, आगे क्यों जाना है। ठीक है, बेरिलियम का अगर मैं ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया तुम लोगों ने उसको ब्लॉक डायग्राम से बताऊं मैं अगर, तो तुम लोग देख रहे हो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें? 0 0 2s है बच्चों, तो साथ में 2p ऑर्बिटल भी होगा ना इसमें, हाँ सर। लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो जितने फिल होने थे वो फिल हो चुके हैं। बच्चों बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज्ड हैं, फर्स्ट ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में 2 और सेकंड ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में 2। बेरिलियम के पास क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं। लेकिन बेरिलियम इसका मतलब कोई बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए क्योंकि कोई अनपेयर्ड,
लेकिन बेरिलियम ऐसा है क्या बच्चों? बेरिलियम क्या कोई कंपाउंड नहीं बनाता? बनाता है। बनाता है। कोई एक मॉलिक्यूल बताओ मुझे बेरिलियम का। BeCl2। BeCl2। तुम लोग क्लियरली देख सकते हो इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं? दो। तो बॉन्ड। रहा है भाई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो बोलता है नहीं बॉन्ड बनाएगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो नहीं बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब इसका जो दो डायवैलेंसी है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। सो देयर मस्ट बी सम अदर कॉन्फ़िगरेशन विच इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ये ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है, इसके सबसे लोवेस्ट एनर्जी पॉसिबल स्टेट में। लेकिन बेरिलियम बच्चों नॉर्मली जब रूम टेम्परेचर पे बेरिलियम के एटम्स जो होते हैं उनके अंदर इतनी एनर्जी मिली जाती है कि आसानी से ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाए। और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बच्चों? इसका एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाता है यहाँ पे। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में बेरिलियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है बताओ जरा? 1s2 1s2 2s1 2 2p1। यस 1s2 2s1 और 2p1 हो जाएगा। तो 1s2 2s1 और 2p1। जो p0 था लेकिन था तो सही p। तो जैसे ही थोड़ी एनर्जी मिलती है बेरिलियम ये एनर्जी लेके आसानी से अपने नियरेस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कर सकता है। क्या दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बच्चों अभी इसके अंदर? हाँ सर। क्या आप दो बॉन्ड बना सकता है ये? बना। बिल्कुल बना सकता है। सिमिलरली मैं बात करता हूँ बोरॉन की। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। पहला वाला भी बॉन्ड टूट सकता क्या बोल रहा है? है सर। अगर और एनर्जी दिया तो फर्स्ट ऑर्बिटल में जो है वो भी तो वहां जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन इतने आसान नहीं होते भाई एक्साइट करने के लिए, दो रीजन की वजह से। पहला तो फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के काफी पास होते हैं, जिस वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। दूसरी बात 1s2 और 2p ऑर्बिटल के बीच में ह्यूज एनर्जी डिफरेंस है, तो एनर्जी थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा देनी है, तो इतना आसान नहीं होगा उस इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करना। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। बोरॉन की बात करते हैं बच्चों। बोरॉन जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p1। 2s2 2p1। अगर मैं ब्लॉक डायग्राम से इसको बना के दिखाऊं तो 1s2 2s2 और 2p1। तो बताओ बच्चों बोरॉन कितने बॉन्ड बना सकता है? एक। बोरॉन बॉन्ड कितने बनाता है? 3 कौन सा कंपाउंड है बोरॉन का जो 3 बॉन्ड बना रहा है? BCl3 BCl3 है, BF3 है, ये सारे कंपाउंड है बोरॉन को, जिसमें हम लोग क्लियरली बोरॉन को नोटिस कर सकते हैं 3 बॉन्ड बनाते हुए। बट बोरॉन तो अपने ग्राउंड स्टेट के हिसाब से भाई एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए, ये कैसे बना रहा है 3 बॉन्ड? तो बच्चों 3 बॉन्ड ये बना रहा है अपने नॉर्मल स्टेट में तो नहीं बना पा रहा है, कौन से स्टेट में बना रहा होगा ये बताओ जरा? एक्साइटेड। एक्साइटेड स्टेट में अगर मैं लेके जाऊं इसको तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से अनपेयर हो जाएंगे और क्या मिल जाएगा बताओ? 3 मिल जाएगा। 2s1 एंड 2p2, है कि नहीं? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। ये तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ तो गए बच्चों, लेकिन थोड़ा एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम ऊपर भी था। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल है, उनकी एनर्जी में डिफरेंस है। ये 2s का एनर्जी लेवल अलग है और 2p का एनर्जी लेवल अलग है, तो दोनों को एक एनर्जी लेवल पे लाना पड़ेगा, तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तभी एक स्टेबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। वैसे बोरॉन में भी देख रहे हो तुम लोग, एस की एनर्जी अलग है और पी एक्स पी वाई की एनर्जी अलग अलग है। क्योंकि एनर्जी अलग है तो सबको एक एनर्जी लेवल पे लाना पड़ेगा। कैसे लाते हैं डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग एक और एटम का देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो ना तुम लोग, तो बताओ जरा। 4 बना सकते हैं। कार्बन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2। p2, राइट। ये है तुम लोगों का 1s2, ये है तुम लोगों का 2s2, और ये हो जाता है तुम लोगों का 2p2। 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, लेकिन क्या 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके पास? नहीं। तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा कार्बन कैसे 4 बॉन्ड बनते हैं।
कौन एक्सप्लेन कर पाएगा बच्चों फिर इसका? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जा रहा है इसका? 2s2 से हो जा रहा है 2s1 और 2p2 से हो जा रहा है कितना? 2p3, जो कि क्लियरली देख सकते हो तुम लोग बच्चों, यहाँ पे इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में। इसके लिए कार्बन अब 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन सिर्फ तीनों ही केसेस में एक दिक्कत है कि एटम ऑर्बिटल जो है वो इक्वल एनर्जी लेवल पे नहीं है। तो भाई कैसे लाएं हम लोग इसको इक्वल एनर्जी लेवल पे? देयर इज अ फेनोमेना कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। हम नहीं करेंगे, नेचुरली एटम के अंदर होता है। नेचुरली जब अनपैड इलेक्ट्रॉनिक और अनपैड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल जब अलग अलग एनर्जी लेवल पे होते हैं, या फिर ऐसे ऑर्बिटल जिनके एनर्जी में कम डिफरेंस है, एनर्जी नियरली सेम है, डिफरेंस कम है ऑर्बिटल्स के बीच में, तो वैसे ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं और नए तरह के ऑर्बिटल बनाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इसी फिनोमेना को बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन को कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द Mixing and recasting. यस, इट इज द phenomenon of mixing and recasting of atomic orbitals। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे बच्चों? जिसके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, हैविंग नियरली सेम एनर्जी, नियरली सेम एनर्जी, having nearly same energy to form हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये जो रिकास्ट होके नए ऑर्बिटल बन रहे हैं, इनको कौन से ऑर्बिटल बोलेंगे हम लोग? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के पास क्या होता है बच्चों? हैविंग मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड फिक्स्ड ओरिएंटेशन इन स्पेस। ठीक है, तो जब कभी भी तुम लोग एक या फिर एक से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करते हो जिनकी एनर्जी लेवल लगभग सेम है, और ऐसे ऑर्बिटल बनाते हो जिसकी एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, और एक प्रॉपर तरीके से अरेंज है, एक फिक्स्ड तरीके से अरेंज है स्पेस में, अरेंजमेंट इन ऑर्बिटल का एक फिक्स प्रॉपर ओरिएंटेशन में अरेंज है, तो वैसे ऑर्बिटल्स को हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और इस फेनोमेनन को हाइब्रिडाइजेशन, बच्चों एक बार डेफिनेशन रीड करो, और डेफिनेशन समझ में आया तो अपना हाथ रेस करके बता दो जरा, तो हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं। सर जो लास्ट में लिखा है फिक्स्ड ओरिएंटेशन इन स्पेस, उसका मतलब क्या है? फिक्स्ड अरेंजमेंट, ये जो नए ऑर्बिटल मिलते हैं कैसे भी नहीं, रैंडमली होते हैं। एक फिक्स्ड ओरिएंटेशन मतलब फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। अगर तू स्पेस में रख के इनको देखेगा, हवा में रख के देखेगा, तो एक प्रॉपर तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड ओरिएंटेशन। ओके सर। यस, जिन भी बच्चों को समझ में आ गया प्लीज रेज योर हैंड, लेट मी नो। यस, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? यस, वेरी वेल। यस, जब कभी भी तुम लोग, चलो काफी बच्चों ने हाथ रेस किया है, बहुत अच्छा बच्चों। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं बताएं मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार। काफी अच्छे से बाकी के बच्चों को समझ रहा है। चलो, तो वो फेनोमेना जहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल जो अलग अलग एनर्जी लेवल पे हैं, लेकिन इनकी एनर्जी के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, नियरली सेम एनर्जी लेवल है इनकी। ठीक है, एक मिनट है बच्चों।
तो जब कभी भी ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी लेवल लगभग सेम है, वैसे ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके नए तरह के ऑर्बिटल बनाते हैं जिसमें सारे ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल मिनिमम है, स्टेबिलिटी मैक्सिमम है और सारे ऑर्बिटल एक प्रॉपर तरीके से अरेंज हो जा रहे हैं, तो उस फिनोमेना ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और जो नए तरह के ऑर्बिटल बन रहे हैं उसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है बच्चों, क्या कंडीशन है कि हाइब्रिडाइजेशन होगा? कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं। नेचुरली वैसे तो ये होता है, नेचुरल फिनोमेना है, अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है, एटम खुद ब खुद ये चीज करता है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन का? कंडीशन ऑफ, सर एक्साइटेशन हम लोग को करना पड़ता है? नहीं भाई, कुछ करने की, तेरे को कुछ नहीं कर, तेरे बस में एटम है ही नहीं, तेरे बस में मॉलिक्यूल है, तेरे बस में तो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना सकता है, दैट्स ऑल। लेकिन एटम एटॉमिक लेवल पे कोई भी मैनिपुलेशन हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो भी एटॉमिक लेवल के मैनिपुलेशन होते हैं सारे नेचुरल प्रोसेस होते हैं, सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, हम चाहिए तो सिर्फ एनर्जी देके उनको एक्सेलरेट कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन, कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन अगर तुम लोग किसी भी एटम में कराना चाहते हो या फिर हाइब्रिडाइजेशन किसी भी एटम में हो रहा है, तो दो ही कंडीशन है इसमें, दो ही कंडीशन है कि हाइब्रिडाइजेशन हो पाएगा। पहली बात तो ये कि जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक ही एटम के ऑर्बिटल होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक एटम ये है, इधर पे एक ऑर्बिटल है और ये दूसरा एटम है, इसका एक ऑर्बिटल है, तो ये दो ऑर्बिटल दो अलग अलग एटम के कभी मिक्स नहीं होंगे। याद रखना, एक ही एटम के जो दो अलग अलग ऑर्बिटल हैं जिनके बीच में बहुत कम एनर्जी डिफरेंस है वही सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों सभी को? यस सर। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ऑर्बिटल्स, ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम एटम can participate in hybridization। सिर्फ वही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे जिनके बीच में लगभग जो सेम ही एटम के ऑर्बिटल्स हैं वही सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। और दूसरा कंडीशन ये हो जाता है बच्चों कि ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी नियरली सेम लेवल की है सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये भी पॉइंट लिख सकता हूँ, ऑर्बिटल्स having nearly same energy level can participate in hybridization। यही दो कंडीशन है, याद रखना है। सिंपल से दो कंडीशन है बच्चों, एक तो वो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे जो एक ही एटम के हैं और वो एक ही एटम के ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी लेवल का ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो चलेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि अगर तुम लोग 2s लोगे और 2p लोगे, 2s और 2p का हाइब्रिडाइजेशन करें तो इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन जो है पॉसिबल है। ठीक है, इनका हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन अगर तुम लोग 1s लेते हो और 2p के साथ ओवरलैप करा रहे हो या फिर 2s लेते हो या फिर 3p के साथ ओवरलैप करा रहे हो, तो ये दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। सबने अफबॉ प्रिंसिपल पढ़ा है ना? हाँ सर पढ़ा। तो उसमें ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल Yes. तुमने पढ़ी होगी, तो अफबॉ प्रिंसिपल में जो Yes, sir. ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल पढ़े हो उससे तुम लोग को पता है 1s और 2p के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और 2s और 3p में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, याद रखना, सेम एनर्जी लेवल वाले में हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, सेम या फिर नियरली सेम, लेकिन डिफरेंट एनर्जी लेवल है तो हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक तो है, सर जिसका एजिमुथल क्वांटम नंबर सेम होगा उसका ही पॉसिबल है। एनर्जी डिफरेंस कम होना चाहिए, बेसिकली ऑर्बिटल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम ही होना चाहिए। ठीक है, एजिमुथल क्वांटम नंबर तो दूर की बात हो जाती है। याद रखना 2s वाला जो है वो 3p के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा बिकॉज बीच में एनर्जी गैप क्रिएट हो जाता है ना,
ऑर्बिटल्स के बीच में, ठीक है। हाँ सर, मुझे वही बोलना था, मैं गलती से अजीमुद्दीन बोल दिया। तो याद रखना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा, उन्हीं ऑर्बिटल के बीच में हो पाएगा। क्लियर हो गई बात सभी को, ये पॉइंट? यस सर। यस सर। कंडीशन सभी को समझ में आ गया भाई? कितने लोगों को समझ में आ गया, हाथ रेस करके बता दो जरा। यस, सर एक बार वापस बोलो ना। एक बार वापस बोलूं, सुनो। एक ही एटम के दो ऑर्बिटल्स जो होंगे वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हो सकते हैं, ये पहला पॉइंट बोल रहा है। एक ही एटम के दो ऑर्बिटल हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो सिंपल सी बात है बच्चों, दो अलग अलग एटम है तो उनके ऑर्बिटल कैसे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे जब दो एटम्स ही अलग हैं, ठीक है। तो एटम तो एक ही होना चाहिए ना जिसके ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये तो सिंपल सा लॉजिक है। और वो जो ऑर्बिटल्स हैं जो सेम ही एटम के ऑर्बिटल्स हैं, उनके बीच में कम से कम एनर्जी डिफरेंस होगी, नियरली सेम एनर्जी लेवल के होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रीड करो जरा पॉइंट और देखो जरा समझ में आ रहा है ये पॉइंट? समझ में आ गया तो हाथ रेस करके बताओ जरा, मुझको भी पता चलना चाहिए कितने लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पे। I can see the numbers decreasing. Yes. समझ में आया तो हाथ रेस करना बच्चों, जिन लोगों को नहीं समझ में आया तो उन लोगों को पूछ लेना है वापस से, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। बच्चों हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस देखोगे तुम लोग तो कितना फ्रीक्वेंटली पूछता है, तुम लोग खुद भी, तुम लोग को मेरे ख्याल से मैंने पिछले क्लास में कुछ बताया था इसके क्वेश्चन, हाँ सर, बताया आपने सब। ठीक है। तो यस सर। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट है। आई मीन 12th में जाते हैं बच्चे, देखो मैं आज भी तुम लोग को अपने व्हाट्सएप पे मैसेज दिखा दूंगा, सब बच्चे 12th में सिर्फ एक ही चीज चाहिए उन लोग, केमिकल बॉन्डिंग बताओ सर, केमिकल बॉन्डिंग बताओ। तो केमिकल बॉन्डिंग क्यों नहीं समझता? क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे कंडीशंस है जो बच्चे जो है पढ़ते नहीं है, और फिर उन लोगों के लिए ये सारी चीजें आगे जाके हार्ड हो जाती है, ठीक है। यस सर। नहीं, कनक पूछ रही है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4s और 4f का सेम है तो उनका हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या? कनक, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो जाने से इसका मतलब ये नहीं कि हर बार हाइब्रिडाइजेशन हो ही जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होने के साथ साथ दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस भी बहुत कम होना चाहिए। 4s और 4f में बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है, तो दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होना नामुमकिन है। 4s का अगर देखोगे तो 4s का ना उसके आसपास वाला जो ऑर्बिटल है उसके साथ हो जाता है। यूजुअली क्या होता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब बढ़ता है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी बढ़ने लगते हैं उसके अंदर। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, लेकिन सेकंड ऑर्बिट में 4 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, एक एस का और 3 पी का। थर्ड ऑर्बिट में और ज्यादा आ जाते हैं। तो जैसे जैसे ऑर्बिटल बढ़ता है एनर्जी गैप भी क्रिएट होता है, और एनर्जी गैप जब क्रिएट होगा तो जो हाई और लो वाले हैं एक ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब एक ही ऑर्बिट के होने दो, लेकिन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटी कम होने लगती है। क्या बात समझ में आ रही है? यस। यस सर। तो याद रखो कि प्रिंस हर जो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हैं वो ओवरलैप होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो ओवरलैप होंगे उनका सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में होना जरूरी है। एक बार वापस से रिपीट कर सकता हूं, all orbital that undergoes hybridization they are always have same principal quantum number, but all orbital that have same principal quantum doesn't mean they will overlap। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, orbitals that undergoes hybridization have same principal quantum number। प्रिंसिपल वही वाला प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर but orbitals having same principal quantum number
does not necessarily undergoes hybridization. समझ में आ गई बात? ये स्टेटमेंट समझ पा रहे हो बच्चों सब लोग? Yes, sir. तो ये पॉइंट याद रख लेना। जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, अगर मैं बोलता हूँ दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं तो तुम लोग समझ जाओ उनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम ही होंगे। लेकिन जब मैं बोलता हूँ दो ऑर्बिटल का सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ओवरलैप, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो ओवरलैपिंग Yes. हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल जो होते हैं उनका जनरली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होता है। लेकिन हर ऑर्बिटल जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट भी करेंगे। इट रियली डिपेंड्स ऑन द एनर्जी गैप बिटवीन द ऑर्बिटल्स। क्या क्लियर हो गया कनक को ये पॉइंट? हाँ सर, हो गया। चलो बढ़िया। बाकी के बच्चे ये सारी चीजों को समझ रहे हैं ना? बच्चों देखो ये चीज बेसिस बना रही है, हाइब्रिडाइजेशन समझने के लिए सारे पॉइंट बहुत जरूरी हैं। एक बार वापस से मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ क्या हमने पढ़ा ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से। हमने देखा ऑर्बिटल होते क्या है। ऑर्बिटल वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पाने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। एक कोवेलेंट बॉन्ड इन्हीं ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो बन रहा है बच्चों दो तरीके से बन सकता है। एक तो एक्सियल ओवरलैपिंग से। एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और लैटरल ओवरलैपिंग से अगर बॉन्ड बनता है तो ठीक याद रखना, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं, पाई बॉन्ड वीक होते हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होता है। तो ज्यादा ओवरलैपिंग तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वेरएज पाई बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है। इसके बाद हमने बात किया बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। दो तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक होता है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, एक एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना जरूरी है। तो हमने देखा जैसे कि BeCl2 में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, BCl3 का फॉर्मेशन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, कार्बन के टेट्रावैलेंसी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो ये सारी चीजें कहाँ से समझ में आती है? एक्साइटेड स्टेट से। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना देखा। याद रखना बच्चों जब एक्साइटेड स्टेट बन जाता है तो भले ही जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने मिल जा रहे हैं अपने को। जैसे कि यहाँ पे देखो कार्बन में 4 अनपेयर्ड चाहिए, कार्बन में 4 अनपेयर्ड मिल जा रहे हैं। लेकिन ये चारों अनपेयर्ड की एनर्जी लेवल अलग अलग है। तो इनको सेम एनर्जी पे लाने के लिए एटम्स में अपने आप ही नेचुरली फिनोमेना होता है बच्चों, जिसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या होता है इस फिनोमेना में? मिक्सिंग होती है ऑर्बिटल की, ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं और नए तरह के ऑर्बिटल वापस से बनते हैं। ठीक है, इनके मिक्स होने से ये जो ऑर्बिटल बनते हैं, ये जो मिक्सिंग हो रही है ऑर्बिटल की, वैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स की होगी जिसकी एनर्जी लेवल नियरली सेम है। याद रखना एनर्जी लेवल में अगर लार्ज डिफरेंस है तो वैसे एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये मिक्स होके जो नए तरह के ऑर्बिटल बनाते हैं इसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल की फीचर्स क्या होती है? इनकी एनर्जी मिनिमम होती है, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है और एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है स्पेस में। ठीक है, याद रखना बच्चों कंडीशन क्या है ओवरलैपिंग का, सॉरी ओवरलैपिंग मैं बोल रहा हूँ, कंडीशन क्या है हाइब्रिडाइजेशन का? हाइब्रिडाइजेशन का कंडीशन सिर्फ दो ही है। एक तो जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक ही एटम के होने चाहिए, सेम ही एटम के होने चाहिए। दो अलग अलग एटम के ऑर्बिटल कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? और दूसरा कंडीशन हो जाता है कि वो ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी लेवल जो है नियरली सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ही पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे मैंने ये चीज एक्सप्लेन कर दी। किसी को कुछ डाउट है सो फार अभी तक के लिए? सर नहीं है डाउट? ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लोग ब्रेक लेंगे एक, और ब्रेक के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ऑल्सो वी विल स्टडी अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। तुम लोगों को शार्प रिज्वाइन कर लेना है। कितना हो रहा है अभी? 50 तक का रिज्वाइन कर लेना है तुम लोगों को। ठीक है, चलो।